हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी। हमारा अभी हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाउन्स, ट्रेडर एंड क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में, नगर, व्यापारी और शिल्पकार के बारे में। जो मिडाइवल पीरियड में जो शहरें थी, जो उसमें व्यापारियों का क्या रोल रहा, क्राफ्ट्स पर्सन कैसे थे, किस चीज़ का वहाँ पे प्रोडक्शन होता था, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, और वो भी मिडाइवल पीरियड वाले टाइम में। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अगर आपको देखा जाए तो। ओके, मेंस में इस तरह से आंसर राइटिंग में भी चैप्टर आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड अ ट्रेवलर विजिटिंग अ मिडाइवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। कर बताइए कि अगर एक कोई यात्री आता है मिडाइवल टाइम में, मतलब मध्ययुगीन समय में, तो वो शहर के बारे में क्या सोचता होगा, शहर के बारे में क्या आकांक्षाएं रखता होगा कि हम किस तरह के शहर में जा रहे हैं। कह रहा है कि दिस वुड हैपन डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए टाउन। देखिए, आकांक्षाएं वो रखेगा उसके अकॉर्डिंग कि किस तरह के शहर में वो जा रहा है, किस तरह के शहर में वो आ रहा है, या शहर का प्रकार क्या था। आपको अजीब लग रहा हो शहर का प्रकार? हाँ, क्या वो मंदिरों वाला शहर था? क्या वहां पे बहुत सारे मंदिर बने थे? क्या वो प्रशासनिक शहर था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था? क्या वो कमर्शियल टाउन था, वाणिज्यिक शहर था? क्या वो बंदरगाह था? बताइए। तो पॉसिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस तरह का शहर था, उस किस तरह का शहर में जाएगा यात्री, उसके अकॉर्डिंग उस चीज का विवरण करेगा कि हम एक बंदरगाह शहर में आए, एक वाणिज्यिक शहर में गए, वहां पर देखे मैंने बहुत सारे उद्योग धंधे हो रहे थे। प्रशासनिक शहर में गए, वहां पे हमने महल देखा, हमने ये देखा, हमने वो देखा। ये तो हो सकता है ना। कह रहा है कि इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शन। कह रहा है अगर हम बात करें तो एक शहर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आज होता भी है, आप देखते हैं कि हमारे एक शहर है, वहाँ पे सब कुछ होता है। आप देख लीजिए, मंदिर भी है वहाँ पे, प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी है वहाँ पे, प्रशासनिक चीजें भी हो रही है। तो वही कह रहा है कि अगर हम बात करें, इनफैक्ट अगर हम वस्तुतः देखते हैं जनरली, तो मेनी टाउन कंबाइंड सेवरल पर्सन, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे काम होते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम हो, या टेम्पल टाउन हो, या कमर्शियल एक्टिविटी हो, सब कुछ होता था। या तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम हो, शिल्प उत्पादक का भी काम वहां पे होता था। ये सारी चीजें बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए, ये जो मैप है ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कुछ ऐसे इंपोर्टेड ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे जहाँ पे शिल्प का उत्पादन होता था, तो कुछ ऐसे शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख ये केंद्र हैं, कुछ व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं मध्य दक्षिण भारत के, उसके बारे में बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये सूरत है, ध्यान रखिएगा, ये हम्पी है, ये मसूलीपट्टनम। ओके, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, या देख लीजिए हम्पी आपका इधर कर्नाटका में, सूरत देख लीजिए आपका गुजरात में। हालांकि ये मैप जो सूरत का बनाया हुआ है वो शायद बहुत ज्यादा नीचे बना दिया है, वो महाराष्ट्र में घुसा दिया है, बात अलग है, बट चीजों को समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ ऐसे शहर, महत्वपूर्ण शहर जो आपने देखा। आगे हम चलते हैं, ठीक है, और इन शहरों के बारे में डिस्कस भी हम लोग डिटेल से करेंगे। कह रहे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, प्रशासनिक केंद्र के बारे में हमें पढ़ना है, किस तरह का होता था। कह रहा है कि यू डीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपने चोला वंश के बारे में पढ़ा था, चोल वंश के बारे में पढ़ा था। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर द कैपिटल ऑफ चोला एज इट वाज 1000 ईयर अगो। कह रहा है हम लोग 1000 साल पीछे जाते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, चलो हम लोग थंजावुर के बारे में सोचते हैं। आप भी सोचिए, आप भी आंख बंद करिए। और मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 में थंजावुर के बारे में, चोल वंश से मैंने बताया था। सोचिए उसके बारे में, सोच रहे होंगे आप लोग। करेक्ट, पेरेनियल रिवर कावेरी। पेरेनियल रिवर जो कावेरी है, जो हमेशा जिसमें 12 मास पानी रहता है, उस नदी की बात कर रहा है, कावेरी नदी की बात कर रहा है, जो इस शहर के बगल से गुजरती थी। कह रहा है वन हियर्स द बेल ऑफ राज राजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाई किंग राजा राज चोल। कह रहा है कि राजा राज चोल द्वारा जो मंदिर बना, राजेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर इसी को बोलते थे, राज राजेश्वर का मंदिर बोले या बृहदेश्वर का मंदिर बोले। इस मंदिर के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि इसका सिकारा बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। मैंने बताया था ना पिछले वीडियोस में, आपने देखा हो तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मंदिर की जो घंटियां बजनी सुनाई पड़ती होगी, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं, आप वहां घूम रहे हैं, घंटी बज रहा, सुनाई पड़ रहा है। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट आर्किटेक्ट्स कुनर जामलन
राजा राज, कुनरजमलन राजा राज पेथरू छन। देखिए थोड़ा साउथ का नाम है, इसको सही से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कह रहा कि जो भी उस समय शहर के लोग थे, नगर के लोग थे, उन्होंने उस मंदिर के जो वास्तुकार थे, जिस मंदिर को बनाया, मंदिर के सारे डिजाइन तैयार किए, कुंजर मलन राजा राज पेरुथचन, कुंजर मलन राजा राज पेरुथचन के बहुत लोग सब प्रशंसा करते थे। ठीक है, अच्छा तो उसके बारे में कैसे पता चला कि उसने बनाया था? इसलिए पता चला क्योंकि who has proudly carved his name on the temple wall, उसने जो मंदिर का दीवार है उस पर अपना नाम बहुत ही गर्व से लिखवाया कि मैंने इस मंदिर का वास्तुकार किया था। Inside is a massive शिवलिंगा, शिवलिंग मतलब कहने का मतलब शिवलिंग बहुत अच्छा, अंदर में बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, beside the temple there are palace with मंडप एंड पवेलियन। देखिए मैंने बताया था मंदिर का टाइप, मंदिर में एक मंडप होता है, गर्भगृह होता है, मैंने हर एक चीज के बारे में आपको कल बताया था वीडियोस में। और ये भी मैंने बताया था कि सिकारा क्या होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है उसको सिकारा बोलते हैं, मंदिर का जो इस तरह से उठा वाला भाग होता है वो सिकारा बोलते हैं। यही कह रहा कि मंदिर के अंदर में बहुत सारे महल बने हैं, मंदिर के अंदर मंडप हैं, पवेलियन है। ठीक है, सॉरी ये बोला जा रहा है कि मंदिर के अलावा, शहर में मंदिर के अलावा बहुत सारे ऐसे महल हैं जहां पे मंडप हैं और उसके अंदर पवेलियन से, मतलब कहने का मतलब कि जहां पर दरबार लगता है। ध्यान रखिएगा, किंग होल्ड्स कोर्ट इन देज मंडप, वहां पे दरबार लगाते थे। इशुइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उनको आदेश देते थे। देयर आल्सो बैरक फॉर द आर्मी, शहरों में बैरक बना हुआ था सैनिकों के रहने के लिए। The town is bustling with market selling grain, spices, cloth and jewelry. बाजार में पूरा हलचल है, बाजार में अनाज बिक रहा है, मसाला बिक रहा है, कपड़ा बिक रहा है, आभूषण बिक रहा है। आप आंख बंद करके इमेजिन करते रहे चीजों को, आपको मजा आ रहा होगा कि किस तरह से वहां पे सब पूरा भीड़ लगा हुआ है। थंजावुर का टेम्पल आप देख पा रहे होंगे, आप बहुत सारे महल को देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं। कब? 1000 साल पहले की बात, मतलब इट मीन्स है कि 800-700 एडी में बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक। बेल उसमें तो वही समरसिबल तो है नहीं कि पानी आएगा, तो उसमें कुआं है, टैंक बने हैं। द सालिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियरबी टाउन ऑफ उरायूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर द फ्लैग टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। करा कि सालिया जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, सालिया बुनकर एक कैटेगरी है बुनकरों का। कह रहा है कि जो थंजावुर के सालिया वीवर्स हैं, जो उरायूर टाउन में रहते हैं, वो बहुत ही व्यस्त है। किस चीज में व्यस्त है? तो वो कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं, उन कपड़ों का उत्पादन कर रहे हैं जो कपड़ा मंदिर में झंडा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं त्योहार आने वाला है। फाइन कॉटन फॉर द किंग, और अच्छे सूती वस्त्र का क्यों बनाया जा रहा है? तो वो राजा के लिए बनाया जा रहा है, अभिजात वर्ग के लिए बनाया जा रहा है। एंड खराब तरह के कपड़े बनाए जा रहे हैं पूरे आम जनता के, मतलब मोटा सूती, खराब मतलब नहीं, मोटा सूती। तो बहुत अच्छा फाइन कॉटन क्लॉथ्स बनाए जा रहे हैं राजा के लिए, अच्छा पहनेगा, महंगा वाला पहनेगा। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द शतपथी और स्कल्प्टर आर मेकिंग एक्यूसाइट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल वेल मेटल लैम्प। मतलब क्या है कि कुछ दूरी पर एक स्वामी मलाई है जगह, वहां पे मूर्तिकार जो है बहुत अच्छा किस्म का कांस्य मूर्ति बना रहे हैं और लंबे लंबे कांस्य मूर्ति बना रहे हैं, घंटी बना रहे हैं गजब गजब रूप से। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद दीप बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि मेटल लैम्प बना रहे हैं। इस तरह का निर्माण हो रहा है। आप शहर में घूम रहे हैं, शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर भी है, प्रोडक्शन का भी काम हो रहा है शहर के अंदर, शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी हो रहा है। जैसे कि आप देखा कि महल है, मंडप है, वहां पे दरबार लग रहा, तो ये आप देख पा रहे होंगे। इन तरह का काम आपको देखने को पड़ रहा है और ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर आप चीजों को पढ़ पा रहे थे। ठीक है, आपने घूमा थंजावुर के अंदर। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट है टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। देखिए ये ब्रॉन्ज का स्टैटू है कृष्णा का, जो सरपेंट सांप पर, जो कालिया जो सांप है उसको दबाए हैं, उसके फन को,
ये ब्रॉन्ज स्टैटू है, कांस्य की मूर्ति है। कितना गजब है यार, उस समय बनाया हुआ, इतना अच्छा चमक रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ना। ब्रॉन्ज वेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या मतलब, समझ रहे बात को? कह रहा है कासा वेल मेटल घंटा धातु जिससे घंटी बनता है, लुप्त मोम तकनीक लोस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री ऑप्शन में मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। देखिए कह रहा है कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर और टिन से ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। बेल मेटल कंटेन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज। ये कह रहा है कि जो बेल मेटल होता है, जो घंटा धातु इसको बोला गया, घंटा धातु में सबसे ज्यादा टिन होता था। ठीक है, और उसमें कांसे, ध्यान रखिएगा कि जितने भी कांसा होते थे उसमें इसमें टिन, इस वाला बेल मेटल वाला में घंटा धातु एक अलग तरह का धातु था, उसमें बहुत ही कम होता था। ठीक है, दिस प्रोड्यूस अ वेल लाइक साउंड, और जिससे कि वो घंटी ऐसा उसमें से मतलब ध्वनि उत्पन्न करने में आसानी होता था, उस तरह के उसमें मिलाया जाता था। ठीक है, चोला ब्रॉन्ज स्टैटू वर मेड यूजिंग द लोस्ट बैक्स। ये चोला का जो स्टैटू आप देख रहे हैं ये लोस्ट बैक्स टेक्निक से बना, जिसको बोलते हैं लुप्त मोम तकनीक, जो कि इसका भी एक तरह से लुप्त हो चुका है, बट हालांकि इसका इस्तेमाल होता है। देखिए ये कैसे बनता था, चीजों को समझिएगा, इसको कैसे बनाया जाता। कह रहा कि फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ बैक्स। पहली बार मोम से एक प्रतिमा बनाया जाता था। ठीक है, क्या बना कि मोम के एक प्रतिमा, मतलब एक जैसे कि मोम से एक पहले बना लिया, इस तरह से मूर्ति बना लिया। देख रहे हैं मूर्ति को तो पूरा मोम का बना दिया। ठीक है, मतलब पूरा एक तरह से होलो नहीं है, मतलब पूरा एक तरह से सॉलिड। ओके, दिस वाज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। अभी जो मोम का प्रतिमा बना है इसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया, सुखा दिया, फिर उसको गर्म किया। अब देखिए गर्म करेगा तो आप एक बात बताइएगा, इसके ऊपर पूरा मैंने मिट्टी लगा दिया। अभी ये इसके बारे में सोचिए। अब इसके ऊपर मैंने, जैसे कि मैं आपको देखो बता दूं, एक मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। जैसे मुझे एक ऐसे ही बनाना, ठीक है, इस तरह से डिजाइन बनाना। ठीक है, इस तरह से मैंने एक मोमबत्ती का बनाया, मोम का बनाया, इसके ऊपर मैंने एक परत चढ़ा दिया इतना मोटा मिट्टी का। ठीक है, बीच में इतना छोटा छेद मैंने छोड़ दिया। अब इसको मैंने हीट किया, हीट करेंगे तो मिट्टी वाला तो भाई एकदम बन जाएगा ईटा जैसा, और अंदर वाला मोम पूरा पिघल जाएगा। क्या बन जाएगा? खोखला स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोखला स्ट्रक्चर हो गया भैया तैयार आपका। ध्यान रखिएगा। अब उस खोखले स्ट्रक्चर में डाला जाता था क्या, देखिए ध्यान रखें, मोल्टेन मेटल, मतलब जिसका बनाना, जैसे लोहा का अगर बनाना है तो लोहा को पिघला कर डाल दीजिए, तो उसमें ब्रॉन्ज को पिघला के डालते थे। और जब एक तरह से जब पूरा ठंडा हो जाता था, पूरा सॉलिडिफाई संघन हो जाता था, उसके बाद इसके ऊपर वाला जो आपका मिट्टी का जो लेप चढ़ा हुआ उसको हटा देता था अच्छे तरीके से। और देखिए फिर पॉलिश इमेज, एकदम डिजाइन वाला इमेज निकलता था, फिर उसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाता था। तो आप देख रहे हैं ये टेक्निक, और ये खोखला, ये पूरा अंदर से क्या है, खोखला है। सॉरी खोखला नहीं, सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है। तो इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से बनाया जाता था। ये जो टेक्निक है लोस्ट बैक्स टेक्निक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थंजावुर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। थंजावुर एक तरह का आप समझिए कि एक तरह से टेम्पल टाउन भी, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के आसपास से बहुत सारी वाणिज्यिक गतिविधियां भी होता था। मैंने बताया था आपको चैप्टर 2 में उसके बारे में कि मंदिर के आसपास में बहुत सारे वहाँ पे फूलों का बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पे अलग अलग चीजें चल रही थी, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को, आगे मैं करता हूँ। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। कर जितने भी आप मंदिर नगर देखिए, वो नगरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है उसको देखने के बाद। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि मंदिर के बारे में क्या कह रहा है, टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कर जो मंदिर है वो हमेशा समाज में अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा। ठीक है, मंदिर रहा है महत्वपूर्ण इसके बारे में। और पहले की बात में अगर करते हैं तो मंदिर तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह था। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज की बात कर ले, सोसाइटी की बात कर ले, उसके लिए कह रहा है कि रूरल बिल्ड्स टेम्पल टू द डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द वेरियस डेटी। अब जो भी शासक बनाते थे, मंदिर का निर्माण करते थे, वो अपने भक्ति दिखाने के लिए कि हम एक अलग अलग प्रकार के देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दिखाने के लिए मंदिर का निर्माण करते थे।
ध्यान रखिएगा। और वो मंदिरों को बहुत बार जैसे कि एक मंदिर बनाया, मंदिरों के लिए बहुत सारा भूमि भूमि भी कहने का मतलब कि दान करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पैसा भी दान करते थे कि बहुत सारे वहाँ पे प्रथाएं हो, जो भी उसके अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन चीज़ों के लिए। फीड पिलग्रिम, और जो भी यात्री आए उनको खिलाना भी है, ओके ओके, प्रिस्ट को भी खिलाना है, पुजारी को भी खिलाना है, त्योहार ही मनाना, इस सब में पैसा खर्चा होगा ना, तो सारा काम ये सब राजाएं करते थे। पिलग्रिम हु फ्लॉक टू द टेम्पल आल्सो में डोनेशन, अब जो भी यात्री आ रहे हैं, दूर अलग जगह वाला यात्री घूमने के लिए आ रहे हैं, दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो दान दक्षिणा भी इन मंदिरों में दिया करते थे। चीजों आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि टेम्पल ऑथोरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब ये जो टेम्पल के जो मेन मालिक है, मंदिर के जो भी कर्ता धर्ता हैं, ऑथोरिटी जिनके हाथ में दिया गया है, वो इन पैसों को कहाँ लगाते थे? व्यापार में। इन पैसों को और कहाँ लगाते थे? तो फाइनेंस ट्रेड में, साहूकारी के रूप में। किसी को पैसा घाटा हुआ है तो उसको दिया जाता, ठीक है। धीमा धीमा देखिए, ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिजन, ट्रेडर सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड एंड दोज टू द पिलग्रिम। क्या करा? धीमा धीमा ऐसा हुआ ना कि ये बहुत ज्यादा संख्या में अब यहाँ पैसा इनकम हो रहा है भैया। तो समय के साथ यहाँ पर ये हुआ कि बहुत सारे पुरोहित, पुजारी, कोई कामगर लोग, शिल्प लोग, व्यापारी लोग, ठीक है, मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बसते गए। और वहां पर जो भी तीर्थयात्री अगर आ रहे हैं, मान कोई घूमने के लिए आ रहा है, तो उनको मंदिर में पूजा करना, उनको फूल चाहिए तो फूल वाला वहां पे बिजनेस खोल दिया। उनको और भी कुछ चाहिए तो वहां पर वो बिजनेस खुला हुआ। इस तरह से कोई मूर्ति किसी को खरीदना है तो मूर्ति वाला भी बिजनेस वहां पे चल रहा है। इस तरह से मंदिर के आसपास से कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। देखिए, हिस्ट्री समझने का, एंशिएंट हिस्ट्री समझने का यही है ना कि आप चल जाइए इतिहास में, आप घुस जाइए पूरे, अपने आप को इमेजिन करिए, ठीक है। Thus great temple town emerge around a temple such as those of भिल्ला स्वामी एंड सोमनाथ इन द गुजरात। कह रहा है कि जितने भी शहर बसे हैं टेम्पल के आसपास, आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल्ला स्वामी का मंदिर, जो विदिशा बोले थे उसको विदिशा के आसपास वाला। गुजरात में देखिए आज भी सोमनाथ मंदिर, ठीक है। और कुछ ऐसे ही मंदिर जैसे कांचीपुरम के मंदिर है तमिलनाडु के, मदुरई के आंध्र प्रदेश के, तिरुपति के मंदिर है। ये सारे मंदिरों को इसमें इंक्लूड किया गया जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी हुआ। देखिए, पिलग्रिम सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो तीर्थ स्थल है, अब कह रहा है कि तीर्थ स्थल वो भी धीमा धीमा शहर में बदल गया। कैसे भैया? तीर्थ स्थल मतलब जहां पर लोग घूमने जा रहे हैं, जहां पे कुछ ना कुछ है, भगवान संबंधी चीजें हैं। जैसे कि आप देखिए वृंदावन, कह रहा वृंदावन आप देख लीजिए, और तिरुवन्नमलाई देख लीजिए तमिलनाडु का। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर पहले एक तरह से तीर्थ वाला शहर था, अभी भी देखिए वृंदावन में लोग घूमने जाते हैं और वहां पे अब एक तरह से बहुत अच्छा शहर बन चुका है। देखिए, ये आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, आप इसमें चैप्टर से क्या सीख पा रहे हैं, कैसे कैसे शहर बनता है। आपकी सोच को विकसित करता है एनसीईआरटी, आपकी सोच को बहुत ज्यादा डेवलप करता है एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए तो मैंने इस तरह तरीके से मैंने इसको खुद पूरे को यहाँ पे, पहले मैं पूरे बुक से ही पढ़ाता था, लेकिन हालांकि सारे बुक वाला ही मटेरियल, एक भी मैंने चीज नहीं छोड़ा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा स्लाइड बना के मैं चीजों कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अजमेर was the capital of the चौहान king in the 12th century और the later become सबा हेडक्वार्टर अंडर मुगल। देखिए, ये कह रहा कि जो अजमेर था, स्टार्टिंग में पता है कि अजमेर और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों पर कौन था? चौहान। पहले तोमर राजपूत थे, फिर चौहान राजपूत आए, पृथ्वीराज चौहान हराता है, फिर मुस्लिम आते हैं, फिर मुगलों का बनता है ये वाला आसपास वाला क्षेत्र उनका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बहुत धार्मिक कोएग्जिस्टेंस रहा, ठीक है। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक धार्मिक उदाहरण बहुत जबरदस्त प्रस्तुत करता है। देखिए, वही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, एक सूफी संत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जो 12वीं शताब्दी में आते हैं, अजमेर में ही बस जाते हैं। अब कुछ लोग उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, जो उनको मानते थे, कहीं ना कहीं वहां पे मतलब आते थे। तो वहां पे एक तरह शहर विकसित हुआ। तो आप देख सकते हो ना, कहीं ना कहीं एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत ही सूफी संत था, बहुत ही फेमस था। हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में। उनसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से बस रहा। अब देखिए, अजमेर में ही पुष्कर झील है, वो भी कहीं ना कहीं पुराने समय से पुष्कर झील का मान्यता रहा है हिंदू धर्म के अंदर।
तो उसको भी लोग मिलने के लिए आते थे, उस मतलब उस झील को देखने के लिए आते थे। अभी तो हम 12वीं सेंचुरी में आ गए, 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन, छोटे नगरों का जाल। फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन। कह देखिए 8वीं शताब्दी के समय का टाइम देखिए ना, मैं आज ही आपको मैंने वीडियोस अपलोड किया है, मैंने इसका हर्षवर्धन का मैंने बताया था कि उसमें कितने छोटे छोटे किंगडम बने गए थे। तो छोटे छोटे शहर बसना आम बात है ना, उसमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में छोटे छोटे बहुत सारे शहर थे, कहीं ना कहीं वो गांव से ही शहर बने थे। दे यूजुअली हैड मंडा पिक्या और टू विच नियरली विलेज ब्रॉड देयर। कह रहा है ना कि उन शहरों में मंडी होता था, बाद में मंडी हुआ, पहले मंड पीका बोलते थे। क्या बोलते थे? मंड पीका बोलते थे, बाद में मंडी बोला गया। वहां पे लोग आते थे अपना उपज लेके, जो भी अनाज है वहां बेचते थे। अब उसमें दुकानदार था, दुकानें थी बहुत सारे, बाजार में दुकानें थी गलियों में, ठीक है। फिर धीमा धीमा लोग उसे हट बोलते थे, पहले क्या बोलते थे? हट्टा बोलते थे। फिर धीमा धीमा हाट हो गया, आज देखते हैं हाट बोलते हैं, ये हाट लगा हुआ, ये हाट लगा हुआ, उसमें लाइन से पूरा, उसमें बहुत सारी दुकान। Beside there were a street for the different kind of artisans such as potters, oil presser, sugar maker, toady makers, smith, stone masons। कह रहा कि अब अलग अलग गलियां थी, कुछ गलियों में फूल बिक रहा है, अब कुछ गलियों, हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा, मतलब कुछ गलियों में कुम्हार वाला सामान बिक रहा है, कुछ गलियों में तेल वाले सामान बिक रहे हैं, तेली हैं, कुछ गलियों में कहीं देख रहे हैं कि शक्कर बिक रहा है, कहीं पे देख रहे हैं कि हम लोग ताड़ी में, टोड़ी में तो ताड़ी मेकर होता है, तो कहीं पर देख रहे हैं कि स्मिथ से, मतलब कहने का मतलब सुनार हैं, कहीं पे लोहार हैं। तो अलग अलग चीजें, कुछ पत्थरों के व्यापारी हैं, सब मिल रहा है। अब देखते हैं, आज भी जाते होंगे अपने शहर में घूमिए, तो एक गली है जहाँ पे फूल मिल रहा है, एक गली है जहाँ पर किताब कॉपी मिल रहा है। तो इस तरह से पहले वाला इन चीजों कंसेप्ट को आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। While some trader live in the town, other travel from the town to town। अब कुछ व्यापारी हैं कि भैया अपना यहीं पे रह के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ व्यापारी हैं कि अलग अलग जगह जाकर बिजनेस कर रहे हैं, घूम घूम के बिजनेस कर रहे हैं, घूम घूम के बेच रहे हैं। आज भी देखते हैं, आसपास के जगह से सामान खरीद लिए और उसके बाद उन सामानों को घोड़ा जैसे उस सामानों को अलग जगह बेचते थे, ठीक है। ये बताया जा रहा। Many came from the far near to this town to buy local articles and sell product to distant place। अब कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, यहाँ के सामान को सस्ता में खरीदते हैं और फिर वो सामानों को, जैसे घोड़ा हो गया, नमक हो गया, कपूर हो गया, केसर हो गया, बीटल नट्स हो गए, सुपारी हो गए, स्पाइस हो गए, ये जो जैसे यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर उत्पादन यहीं पे हो रहा है, पेपर्स, ठीक है, ब्लैक पेपर मान लें यहीं पे होता है, तो यहाँ से हम अलग जगह लेके जाएंगे। तो ये कंडीशन पूरा आप देख सकते हैं, इन चीजों को लिख सकते हैं आप, चीजों आपके समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए एक शहर का दृश्य है, बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ये एक शहर का दृश्य जो बनाया गया, आपको समझिएगा बातों को, ठीक है। एक बाजार है शहर का, वो बहुत पहले का पेंटिंग है, तो वो बनाया गया, देख सकते हैं किस तरह से, जैसे आज का आप शहर देखते हैं ना, उसी तरह से ये भी बना हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने बनाया होगा, चीजों को समझ के ही बनाया होगा ना, तो ये आप देख सकते हैं, नजारा है, दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। एक वुड कार्वर है, एक लकड़ी से, जो कहने का मतलब लकड़ी के कुछ सामान बनाते हैं शिल्प करके, लकड़ी के काट काट के, वो एक देखिए आपको दिखाया जा रहा है, ओके। यूजुअली अ समानता और इन लेटर टाइम जमींदार बिल्ड अ फोर्टिफाइड प्लेस इन और देज टाउन। कह रहा है ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर जी इन शहरों को, इन नगरों में जो महल बनते थे और इसमें आसपास में किलाबंदी करने का काम सामंत का होता था। बाद में जमींदार इन नगर में रहने लगे, महल बना लिया अपना, और फिर पूरे शहर पे चला रहा है अपना हुक्म, तो इट मीन है कि किलाबंदी कर दी है, एक तरह से एज ए किंग रहना चाहते थे जमींदार, ये सब, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और वो जो भी ट्रेडर है भैया, टैक्स तो आर्टिजन से टैक्स लेता था, कुछ सामान है उस पर बोल रहा था दान करो, ठीक है, तो बोला कि मेरा टैक्स है, मेरा राइट है टैक्स कलेक्ट करने का, हम यहाँ पर संरक्षक के रूप में, इस तरह से। और मंदिरों से भी टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, धीमा धीमा वो, और जो भी अमीर व्यापारी थे उससे भी टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये सारे चीज कहीं ना कहीं इन अधिकारों के बारे में लिखा गया है, अभिलेखों मिलता है आपको इस अधिकारों की, हम जमींदार है तो हमको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। आपको पता भी होगा बहुत सारे राजाओं ने, जब मुगल काल में देख लीजिए मनसबदार प्रथा, आप देख लीजिए जमींदारी प्रथा देख लीजिए, कि दिया कि आप इस गांव का रेवेन्यू कलेक्ट करिए। तो शहरों में भी इस तरह से काम होते रहता था, बाजारों से टैक्स लिया जाता था।
टैक्स ऑन मार्केट, बाजारों का पर कर। दिस द फ्लोइंग इज अ समरी फॉर द 10th century inscription from the Rajasthan which lists that due that were to be collected by temple authority। एक बाजारों पर जो कर है, ध्यान रखिएगा, एक तरह का इंस्क्रिप्शन था, एक अभिलेख है, वहां पर से सारे चीज आपको दिखाई पड़ता है। 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि जो टैक्स था मंदिरों के द्वारा किस तरह से वसूले जाते थे, हर एक वस्तुओं पर मंदिर के अधिकारी के द्वारा, वो बताया जा रहा। देयर वर टैक्स इन काइंड ऑफ, शुगर पे, गुड़ पे, चीनी पर, डाई कलर मतलब रंग पर, धागा पर, कॉटन पर, नारियल पर, नमक पर, अरेका नट्स मतलब क्या होता है, सुपारी पर, बटर पर, मक्खन पर, सीसम ऑयल मतलब तिल पर, ऑन क्लोथ कपड़ों पर, इस पे टैक्स लग रहा है भाई, देख रहे हैं इतना नंबर ऑफ टैक्सेस। बिसाइड देयर बे टैक्सेस ऑन ट्रेडर, व्यापारियों पर भी है, जो कोई मेटल्स गुड बेच रहे, कोई धातु का सामान बना के बेच रहे, उन पे टैक्स लगेगा। डिस्टिलर ऑन ऑयल, जो भाई तेल वेल बना रहे हैं, मतलब कहने में तेल जो पेरते हैं उन पे लग रहा है, ठीक है। कुछ कैटल फोडर, जो कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो पशु चारे को बेचते हैं, उन पे लग रहा है। लोड ऑफ ग्रेन्स, अनाज के बोरों पर टैक्स लग रहा है। और ये सारे टैक्स कलेक्ट होते थे कुछ अलग, मतलब कहने का मतलब आप जितना सामान बेचेगा उसका कुछ परसेंट दे दीजिए, या तो पैसा दीजिए, या तो कैश में भी चीजों को टैक्स लिया जाता था। ये सारे काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एक मंदिर की अथॉरिटी के पास इतना शक्ति था कि इन टैक्सों को वसूलते थे मार्केट के अंदर से। ये एक 10वीं शताब्दी का आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सही चीज आपका इंस्क्रिप्शन में लिखा है, तभी तो आप चीजों को देखते। तो आप बताइएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज जो बाजारों में टैक्स लगता है, किस तरह का टैक्स लिया जाता है और उसका काम किस चीज के लिए होता है। आज आपके बगल में भी बाजार होगा, तो बाजारों में कहीं ना कहीं टैक्स लिया जाता है, किस तरह से, क्यों लिया जाता है टैक्स, टैक्स किस तरह का टैक्स लिया जाता है, किस बेस पे टैक्स लिया जाता है, और उन टैक्सों से जो पैसा कलेक्ट हो रहा है आज, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हालांकि बच्चा वाला सवाल है, फिर भी बताना। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दिस इंक्लूड द वंजारा, चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। सेबल ट्रेडर, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर, कुछ थे ऐसे कि जो कहने का मतलब कि घोड़े के व्यापारी थे, जो अपना संघ बनाए थे विथ हेडमैन, उसमें एक कहने का मतलब कि मुखिया होता था। अब घोड़ों का व्यापारी है तो क्या भैया, घोड़ा बेचेगा। अब घोड़ा कहाँ बेचेगा, घोड़ा कौन खरीदेगा, राजा खरीदेगा, या तो फिर जो योद्धाएं हैं वो लेगा। अब व्यापारी का हेड बनाया, संघ, एक संघ बनाया, उसमें हेड बनाया, और वही मुखिया सबसे बात जाके बात करेगा, राजाओं से बात करेगा, फिर उसके बाद जिनको खरीदना उनसे बात करेगा, देखिए नेगोशिएट करेगा कि इस तरह से हम इस तरह घोड़ा, अरबी घोड़ा, ये घोड़ा है, लेना है तो लीजिए, ठीक है। सम ट्रेडर हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल इन द कारवा टू फॉर्म गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब कुछ ऐसे ट्रेडर थे जो कि जिनको जंगलों से भी गुजरना है, और जंगल में लूट लेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ता था, काफिला बना के, कारवा बना के चलते थे। व्यापारियों के समूह को कारवा बोलते हैं। काफिला बना के चलते थे कि भैया अगर हम इस तरह से बनाएंगे, गिल्ड बना के चलेंगे ना, फॉर्म गिल्ड, इस तरह से चलेंगे ना तो कोई हमें लूटेगा नहीं। अरे एकता में बल है, यही सब काम हो रहा था। There were several such guilds in the South India from the 8th century। कह रहा है कि 8वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे गिल्ड्स थे जो, उसके बारे में देखिए, मणिग्रामन और नाना देशी, ये दो प्रकार के व्यापारियों का समूह है। व्यापारियों का एक व्यापारी संघ को गिल्ड बोलते हैं, मणिग्रामम और नाना देशी। ये जो व्यापार करते थे, और एक्चुअली इनका जो व्यापार था वो भारतीय प्रायद्वीप के अंदर भी कर रहे हैं व्यापार, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी व्यापार कर रहे हैं, चाइना के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। कितना दूर दूर देख रहे हैं, मतलब सोच लीजिए ना कि चीन के साथ व्यापार कर। देर वो आल्सो कम्युनिटी लाइक चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल। कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज हैं, चेटियार कम्युनिटीज हैं, मारवाड़ी हैं, समुदाय थे, जो आगे जाके देख सकते हैं आज भी मारवाड़ी हैं, जो व्यापारी, प्रधान व्यापारी, एक मेजर मर्चेंट ग्रुप आज का है, देख सकते हैं मारवाड़ी को। तो वो पहले के सारे चले आ रहे हैं, चेटियार हैं, मारवाड़ी हैं, ये सब भी ऐसे समुदाय थे जो कहीं ना कहीं एक तरह से व्यापारियों का समूह था।
गुजराती ट्रेडर्स थे, जिसमें हिंदू बनिया था, मुस्लिम बोहरा थे, जो लाल सागर से होते हुए, लाल सागर आप मैप देखिए ना, देखिए मैं आपको, देखिए मैं इस तरह से मैं बना दूंगा मैप, ध्यान रखिएगा। देखिए, देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये फारस से खाड़ी है, ये देखिए आपका लाल सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है, ऊपर में यूरोप है, ठीक है। तो व्यापारी लोग देखिए यहाँ से साउथ, इधर से देखिए, इधर से लाल सागर से होते हुए व्यापार कर रहे हैं गुजरात वाले, ठीक है। पर्शियन खाड़ी में कर रहे हैं, अफ्रीका पहुंच जा रहे हैं, अफ्रीका का मैंने बना दिया, देखो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका से व्यापार कर रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका से व्यापार कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया से कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं। और ये क्या बेचते थे? कपड़ा, टेक्सटाइल। अब गुजरात में तो टेक्सटाइल उत्पादन था, गुजरात में काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कॉटन होगा, कॉटन होगा तो टेक्सटाइल होगा, रिलेट करना सीखे, ठीक है, ओके। तो हालांकि गुजरात वाला साइड आप देख सकते हैं, ये पोर्ट था, क्या था? बंदरगाह, ये शहर था। अब बंदरगाह के थ्रू जहाज से इन लोग मसाला बेचते हैं, मसाला जरूरत है, यूरोप वाले ठंडे प्रदेश में मसाला जरूरत था, तो मसाला बेच रहे हैं, टेक्सटाइल बेच रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि कपड़े बेच रहे हैं इन एक्सचेंज। और उधर से क्या लेके आते थे? उधर से सोना लेके आ रहे हैं, हाथी के दांत लेके आ रहे हैं अफ्रीका से, ठीक है, और मसाला भी लेके आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टीना ला रहे हैं चाइना से, ब्लू पोल्ट्री ला रहे हैं चाइना से, चांदी ला रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से। द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू द अरबियन, पर्सियन, चाइनीज, जीविस एंड द सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर। जो भी आपके पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट पे जितने भी शहर बने, जितने भी शहर थे, वहां पे लोग भर चुके हैं, वहां पे व्यापारी आ चुके हैं, अरबों के व्यापारी रह रहे हैं, पर्सियन रह रहे हैं, चाइनीज, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए। इंडियन स्पाइसेज एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट वर परचेज बाय इटालियन ट्रेडर। देखिए मिडावल, हम अगर ये चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1200 या 1300 ईस्वी की बात कर रहे हैं, हम 1400 1500 की बात कर रहे हैं भी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ये जो सारे सामान थे, पहले लाल सागर से हम लोग गए, स्वेज नहर तो है नहीं अभी, 1400-1500 में स्वेज नहर तो था नहीं, लाल सागर से गए, फिर वहाँ ट्रेड रूट, वहां से फिर लैंड रूट है, वहां पे इटालियन, इटली, आपको पता है इटली कहाँ पे? इटली का लोकेशन देखिए ना, ये मैंने जो मैप बनाया आपका अफ्रीका का, ध्यान रखिएगा, आपने सामने मैप रखी, मैप याद कर लीजिए ना, पूरा मैप बनाना मैं सिखा दूंगा। देखिए ये जो आपका मैंने ये अफ्रीका बनाया मैंने, ये देखिए आपका क्या है? भूमध्य सागर है, यहाँ पर देखिए इटली है, इटली के जो हैं, इटली के ट्रेडर आ रहे हैं और वहां से सामान को ले रहे हैं इंडियन से, और वो सामान अपने यूरोपियन मार्केट में बेच रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। अब देखिए इंडियन से 100 रुपये हम ले लिया, इंडियन से 100 रुपये हम ले लिया, यूरोपियन मार्केट में 200 बेचा, 100 रुपये बच गया ना। कुछ क्या करना, करना धरना है नहीं, कुछ उपजाना है नहीं, और कमा रहा है भैया पैसा। इटालियन एक तरह से एज ए मिलिट्री काम किया। स्पाइसेस ग्राउंड इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, सिनेमन, नटमेग, ड्राइड गिंगर। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे इंडिया का, आपको पता है गुजरात कर्क रेखा पर है, तो वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहां पर के जो भी, ध्यान रखिएगा, वहां पर पेपर्स, वहां का जो काली मिर्च है, इलायची है, ये सारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूरोपियों को जरूरत पड़ेगा। क्यों? इनमें बहुत ज्यादा गर्मी होता है इन मसालों में, और ये जो मसाले हैं वो मसाले यूरोपियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत क्यों बनेगा? क्योंकि यूरोपियों को बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे कि यूरोपियों को, और बिकॉज जो उन लोग मांस ज्यादा खाते थे, ठंडा प्रदेश था, गर्मी चाहिए, मांस ज्यादा खाते थे। अब इस चीज के लिए मांस को बहुत दिन तक बचा कर रखना है, मीट को, तो मसाला में लपेट के रखा होता है, इसीलिए मसाले ज्यादा फेमस थे। मैं बताऊंगा आगे, यूरोप पोर्टुगीज में बताऊंगा कि आखिर पर उन्होंने अटैक क्यों किया। 4G एक मैं ट्रिक बताऊंगा, 4G, ध्यान रखिएगा कि क्या था, गोल्ड ग्लोरी क्या था, वो सब चीज मैं बताऊंगा आगे, अभी अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हुआ कि यूरोपियन कुकिंग में इसका इस्तेमाल होता था, और जो कॉटन क्लॉथ था इंडिया का वो बहुत ज्यादा फाइन था। इस तरह तो भाई इंग्लैंड वालों ने लूटा हमें। दिस इवेंचुअली ड्रे यूरोपियन ट्रेडर टू इंडिया। इस तरह से जो यूरोपियन व्यापारी थे वो इंडिया की तरफ आकर्षित हुए, भैया
जहां से उत्पादन हो रहा है, जहां से आ रहा है, वहीं के हम अगर वहीं से डायरेक्टली अगर हम व्यापार कर ले लगे, कितना अच्छा हो। इटली जो बीच में इटली जो बिचौलिया काम कर रहा है, हम ही व्यापार करते हैं, कितना अच्छा रहेगा। ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टॉक। कह रहा है कि हम जल्दी ही इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से ये जो व्यापार था धीमा धीमा नगरों का रूप बदल दिया। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। क्राफ्ट्स इन द टाउन, शहरों में किस तरह का शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प मतलब किस तरह का कला था। शिल्प मतलब होता है कि छोटे छोटे औजार बनाना, छोटे छोटे सामान बनाना, घड़ा बनाना, पोट्री बनाना, मूर्ति बनाना, सब शिल्प के अंदर में आता है, शिल्प जिसको बोलते हैं। अगर क्राफ्ट पर्सन ऑफ, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ यार, पीला 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 करते करते थोड़ा अजीब लग रहा। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ विदार वर सो फेम फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इज केम टू बी कॉल्ड बिदरी। क्या कह रहा है भैया, सुनिए। ओके, इसके बारे में समझिए आप। कह रहा है बीदर के जो शिल्पकार थे, किसके, बीदर, बीदर एक जगह है। कह रहे जो बीदर के जो शिल्पकार हैं वो तांबे और चांदी के जो काम करते थे, जड़ाई का काम करते थे, बहुत ही गजब करते थे और बहुत फेमस थे। इसलिए इस शिल्प का, इस क्राफ्ट्स का नाम ही पड़ गया बिदरी क्राफ्ट्स। क्या, बिदरी क्राफ्ट। द पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी, ये कम्युनिटी एक समुदाय है, पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटीज, जिसमें सुनार भी हैं, जिसमें ब्रॉन्ज स्मिथ हैं, मतलब कांस्य सुनार हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, जो कहीं ना कहीं मंदिर बनाने में इनका इस्तेमाल होता था। इन लोग मंदिर बनाने में बहुत ज्यादा काम करते थे। अब विश्वकर्मा जो हैं कम्युनिटीज हैं, अब देखिए गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, सोना वाला काम होगा मंदिर के अंदर। ब्रॉन्ज का मूर्ति बनाना है तो उसका काम होगा। ब्लैक स्मिथ है जो लोहार का क्या काम है, लोहा कुछ बनाना होगा, मंदिर का गेट उट। तो इस तरह से राजमिस्त्री का काम है, कुछ पत्थर वत्थर वाला काम है, या ईटा से कुछ मंदिर बनाना है, ईटा का तो इस्तेमाल हो रहा था ना। दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेज, पैलेस बनाना है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, टैंक बनाना है, रिजर्वायर्स बनाना है। ठीक है, ये सारा हुआ। जिस तरह से सलियार के जो बुनकर थे और कई कोलार्स के एक तरह से आपने पढ़ा था कि जो इस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे कि बिदर के जो क्राफ्ट पर्सन इतने ज्यादा फेमस हो गए, उनका जो काम था बहुत अच्छा तरीका से था कॉपर और सिल्वर में, उसी तरह से सलियार और कैलकौर के जो बीबर्स हैं, मतलब कहने का जो बुनकर हैं, वो भी बहुत एक तरह से समृद्ध कम्युनिटी के रूप में उभर के आता है। वो इतना समृद्ध हो गए कि भाई मंदिर में वो दान भी दे रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, और जैसे कि कुछ इस तरह से कॉटन से कपड़ा बनाना, जो ध्यान रखिएगा, उसको साफ करना, उसको स्पानिंग करना, बुनाई का काम करना, उसको रंगने का काम करना, कहीं ना कहीं एक तरह से उस समय इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गया। एक तरह का बहुत ही, आप ध्यान रखिए कि कपास को साफ करना है, कपास को काटना है, रंगना है, तो एक तरह से एक बहुत जबरदस्त बिजनेस बन गया उस टाइम। ठीक है, एक तरह से बहुत स्पेशलाइज, जो जानेगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, इस तरह से कंडीशन हो चुका था। देखिए 17वीं सेंचुरी का है, 17वीं शताब्दी का है। अरे साला ये क्या हो गया भाई, रुको, तो इरेजर काम ही नहीं कर रहा यार, ये तो क्या हो गया। चलिए देखिए, ध्यान रखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे, कह रहा 17वीं सेंचुरी का, देखिए एक कैंडल स्टैंड है, मोमबत्ती जलाने का स्टैंड है, कितना गजब है। आप देख सकते हो कि ये ब्रास विथ ब्लैक ओवरले किससे बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है। और इसके नीचे देख सकते हैं कि पूरा काला आवरण है, कितना गजब रूप से डिजाइनिंग तैयार किया, पीतल का बना हुआ है, कितना छोटा छोटा नक्काशी किया। 17वीं सेंचुरी मतलब 1600 लेके 1700, आज से 400-500 साल पहले की बात है। हालांकि वो ज्यादा पुराना नहीं है, बट इस तरह के शिल्प बनते थे, आप देख सकते हो। ये काबुल शहर के बारे में पढ़ना है। With its rugged mountainous landscape, Kabul became politically and commercially important from the 16th century onward। क्या करा भैया, काबुल में बहुत पहाड़ी है। आप अफगानिस्तान में देखिए बहुत पहाड़ी है। उसका जो आप अगर उसका ज्योग्राफी देखते हैं, उसके ऊंचावच को देखते हैं, टोपोग्राफी या ज्योग्राफी को, तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जगह, लेकिन फिर भी
वो 16वीं शताब्दी में 1500 से लेकर 1600 के टाइम पीरियड में एट द टाइम ऑफ मुगल, वो बहुत ही, मुगल क्या, मुगल सल्तनत की बात कर ले, मुगल की बात करें, दोनों के समय, मुगल के प्रारंभिक काल या सल्तनत के आखिरी काल में हम देखते हैं कि काबुल बहुत ही फेमस जगह बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं काबुल से और कंधार से रेशम मार्ग था, जो सिल्क रूट था ना, जो चाइना से सिल्क रूट जो पूरा कनेक्ट होते हुए जाता था, जिस पे रेशम के व्यापार होता था, तो वो कहीं ना कहीं वो एक रूट था, तो वो फेमस था काबुल इस चीज के लिए। साथ ही यहाँ पे घोड़ों का भी व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा, सिल्क रूट है, फिर घोड़ों का व्यापार होता था। कह रहा कि 17वीं सेंचुरी में देखिए जीन बैप्टिस्ट टवेनियर नाम है, 17वीं शताब्दी में एक नाम आपको देखने को मिलता है, एक व्यापारी है, हीरो का व्यापारी है, उसका नाम है जॉन बैप्टिस्ट टवेनियर। उसने बोला भैया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था। 30,000 रुपये उसमें बहुत बड़ा रकम है, ओके, ध्यान रखिएगा, अभी तो 30,000 कुछ नहीं है, बट उसमें बहुत था। कह रहा है कि बीच वाज ह्यूज कैमल्स कैरिड ड्राइड फूड। अब इसके काबुल वाले आसपास क्षेत्र से जो भी आपके ऊँट गुजर रहे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, खजूर हैं, कारपेट्स हैं, सिल्क हैं, इवन फ्रेश फ्रूट फ्रॉम द काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड हेल्थ वेयर स्लेब्स वर आल्सो बॉट हेयर फॉर सेल। कह रहा है कि जो भी फ्रेश फूड लिए जाते काबुल से, और फिर ध्यान रखिए गुलामों की बिक्री भी होती थी इस रास्ते से। तो काबुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था उस समय की अगर हम बात करें तो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ द टाउन। कह रहा है कि शहरों का जो एक तरह से जो कायाकल्प है, शहरों का जो समृद्धि है, उनका जो भाग्य है, वो कैसे बदला। कह रहा है कुछ टाउन है जैसे कि अहमदाबाद गुजरात में, उसके बाद देखेगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो कमर्शियल सिटी बन गया था। जैसे तंजावुर किस तरह, जैसे आप देखिए तंजावुर की बात करेगा तो कहीं ना कहीं धीमा धीमा टाइम होते होते तंजावुर एक तरह से छोटा बन गया, तंजावुर छोटा कैपिटल बन गया। बट एक तरह से आप बात करेंगे हम अहमदाबाद का तो बहुत ही ज्यादा फेमस बन गया। उसी तरह मुर्शिदाबाद देख लीजिए, बंगाल का है, भागीरथ नदी मतलब गंगा नदी के किनारे है, वो भी बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा फेमस बन गया उस समय सिल्क उत्पादन के लेके, बंगाल का राजधानी बना आगे जाके 1704 में। तो धीमा धीमा वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, क्योंकि बहुत जबरदस्त रूप से सस्ते सस्ते जो इंग्लैंड के जो इंग्लैंड से जो आते थे मिल में जो बन के जो कॉटन क्लॉथ, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सस्ता हो गया, यहाँ के लोकल मार्केट को कहीं ना कहीं कोलैप्स कर दिया। तो ये सारे बता रहा है किस तरह शहरों के भाग्य कभी चमके कभी गिरे। ये देखिए सॉल है, देखिए बहुत जबरदस्त रूप से सॉल बनाया गया है। इस सॉल का डिजाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, सूती सॉल है। तो ये आपको इस एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आगे चलेंगे, अब आगे जो हमारा टॉपिक है क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। हम्पी को पढ़ेंगे, मसूलीपट्टनम को पढ़ेंगे और सूरत के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के शहर थे, कैसे शहर थे, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम्पी एक बहुत ही जबरदस्त रूप से फेमस था विजयनगर एम्पायर के लिए। हालांकि अब इसका खंडर बचता है, लेकिन हम उन चीजों को इसमें देखने वाले हैं, ओके। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी का जो वास्तुकला था, जिस तरह से हम्पी शहर को बसाया गया था, उसके हम सौंदर्य को देखेंगे, किस तरह से क्या सौंदर्य था, कितना अच्छा था हम्पी का, कुछ चीज को समझेंगे। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा रिवर आप देख लीजिए, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी है, उनके बीच घाटियों में स्थित है ये हम्पी नगर। यह नगर 1336 में स्थापित किया गया विजयनगर साम्राज्य के द्वारा, विजयनगर के द्वारा। ध्यान रखें, हरिहर और बुक्का इसके मेन शासक रहे, हरिहर और बुक्का, मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। हालांकि मैंने इस चैप्टर में मैंने बहुत ही कम चीजों को लिखा हूं, ठीक है, हरिहर और बुक्का, ठीक है। देखिए अब क्या है, द मैग्निफिसेंट रूम्स एट द हम्पी रिवर अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। जब हम हम्पी के खंडरों को देखेंगे तो हमें एक बहुत जबरदस्त रूप से उच्च कोटि का हमें एक तरह से शहर मिलेगा, जो कि पूरा फोर्टिफाइड था, पूरा किलाबंदी था चारों तरफ से, हमें देखने को मिलता। No mortar or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. ना चूना गारा का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, ना ही सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है इनके दीवारों को बनाने में। तो भाई कैसे,
तो इनको एक बेज टेक्निक मतलब इंटरलॉकिंग बता तो मैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बना दूं इस तरह से इंटरलॉकिंग। ये एक अगर ईटा है, एक पत्थर है, पत्थर भी है, जो भी चीजें समझिए, तो इस तरह से इसमें इस तरह सजाया गया कि इंटरलॉकिंग हो गया, समझ रहे हैं, इंटरलॉकिंग एकदम मजबूत रूप से इस तरह से ऐसा शेप बनाया गया, ये इंटरलॉकिंग हुए, कोई चुनना पड़, देख सकते हैं ना, बीच में कोई गैप आपको दिखाई पड़ रहा नहीं ना, एकदम इंटरलॉकिंग व्यवस्था से बनाया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए एक इसमें दिया गया था, चीजों को समझेंगे क्या ये दिया गया है, ऑफ फोर्टिफाइड सिटी, क्या हो गया, देखिए हम दूसरे कलर को ले लेते हैं, उसके बाद चीजों को बताएगा। देखिए अब फोर्टिफाइड सिटी, अब इसके बारे में समझेंगे, या फोर्टिफाइड सिटी क्या है इसके बारे में देखेंगे। ओके, एक किलाबंद नगर, जैसे कि क्या हुआ कि उस समय एक पोर्तुगीज ट्रेवल आए हैं, उनका नाम है डोमिंगो पेस। क्या नाम है? डोमिंगो पेस। पेज पेज बोलिए, डोमिंगो पेज है, ठीक है, नॉट पेस, पेज है। डोमिंगो पेज आते हैं और वो हम्पी को 16 सेंचुरी का, हम्पी 1400 कुछ ईस्वी से लेके हम देखते हैं, देख सकते 1336 में स्थापना हुई है, तो 14 सेंचुरी बोल लीजिए, और 1560 सेंचुरी तक ये रहा था। तो उसकी बात करेंगे, हम्पी को इसने डिस्क्राइब किस तरह से किया। 1336 में स्थापना हुआ था, बट चला तो कुछ दिनों तक ना। कैसे स्थापना किया समझिएगा बात को। बोला at the entrance of the gate where those pass who come from Goa, this king has made within a very strong city fortified with walls and the tower. गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे, जो इस गोवा से लोग आ रहे हैं, हम्पी आप कर्नाटका साइड में है तो गोवा वहीं पे, ध्यान रखिएगा। तो जो भी गोवा से लोग आ रहे हैं और जिस द्वार, एक गेट था सिटी में घुसने का, उससे जो एंट्री करते थे, तो उस द्वार के भीतर राजा बहुत जबरदस्त, इसने लिखा है कि गोवा के उस गेट से अंदर में एक बहुत जबरदस्त रूप से शहर बनाया है, जो कि पूरा फोर्टिफाइड है, ठीक है। उनके दीवाले, देखिए स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विथ वॉल एंड द टावर, टावर मतलब पूरे किलेबंदी किया हुआ है, दीवार बनाया हुआ है, बुर्ज बनाए हुए हैं। These walls are not like those of दूसरे शहरों के जैसे इनका दीवार नहीं है, बट मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मशीनरी, लेकिन बहुत ही मजबूत मैसनरी, मतलब क्या हुआ, राजगीर में राजमिस्त्री बोली, राजगिरी का एक नमूना है। As would we found in another part and the inside very beautiful row of building made with their manner in the flat room। कह रहा है ये जो नमूना है यहाँ पे, जो कामगिरी का, जो राजगिरी का नमूना, राजमिस्त्री का नमूना देखने को मिल रहा है इनके दीवारों में, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और उसी टाइप से जितने मकान बनाए गए वो भी इस तरह से बनाए गए, छतें इसकी पूरी फ्लैट है। ओके, तो ये था हम्पी के को एक डोमिंगो पेज, पोर्टुगीज ट्रेवल आते हैं 16 सेंचुरी में, उन्होंने हम्पी को इस तरह से डिस्क्राइब किया। देख सकते हैं हम्पी का एक ब्रोकन वॉल है, आप देख सकते हैं, ये हम्पी का ब्रोकन वॉल है, उसको आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू। आगे चलते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडेड आर्क्स, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स विथ नाइके फॉर द होल्डिंग स्कल्पचर। क्या कह रहा भैया, हम्पी का जो आप आर्किटेक्चर को देखिए, वास्तुकला को देखिए, एकदम विशिष्ट प्रकार की है। वहां के जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है, शाही भवन है, उनके जो मेहराब बने हैं, उनके जो गुंबद बने, मेहराब मैंने बताया था ना, मेहराब इस तरह से आर्क था, मेहराब है, गुंबद क्या होता है ऊपर में जो बनता है, इनके जो मेहराब बने हैं, इनके जो गुंबद बने हैं, इनके जो पिलर हॉल बने हैं, स्तंभ वाले जो कक्ष बने हैं, जो पिलर्स वाले जो असेंबली हॉल बने हैं, जिनमें मूर्तियां रखे हुए हैं, आले बने हुए हैं, मतलब आले में तो कहने का मतलब जिसके अंदर मूर्तियां रखते हैं, गजब रूप से बना हुआ, एकदम बेहतरीन नमूना है। फिर क्या बोला भैया, they has also well planned orchids and the pleasure garden with the sculpture motifs such as the lotus and the corvus। बहुत ही एकदम वेल प्लान बाग बगीचे आपको देखने को मिल रहा है, आपको मूर्तियां मिल रही है, मतलब मूर्ति में तो कहने गया कि कमल और इस तरह का, मतलब फूल का एक तरह से वहां पे छोटे छोटे मूर्ति बने हुए, फूल जैसे बने हुए, ठीक है, मतलब ये नहीं कि फूल तो बाग में होगा ही, बट फूल बने हुए मूर्ति कला का, मूर्ति जैसा।
आप देख लीजिए। इट्स हेडे इन द 15th सेंचुरी, कह रहा 15वीं से 16वीं शताब्दी के अगर टाइम की बात करते हैं। हेडे मतलब होता है कि कोई भी साम्राज्य या कोई भी चीज जब वो बहुत ही चरमोत्कर्ष पे हो, जब उसका डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त रूप से हो, मतलब वो बहुत ही समृद्धि काल जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेडे। हम्पी वस्टल्ड विद कमर्शियल एंड द कल्चरल एक्टिविटी। हम्पी में बहुत ही सांस्कृतिक और कमर्शियल और वाणिज्यिक गतिविधियां हो रही थी। मुस्लिम व्यापारी हैं, चेट्टीज हैं, यूरोपियन के जो एजेंट्स हैं, अभी पोर्टुगीज तो आ चुके हैं ना 1498 में, ठीक है, उसकी बात तो कर रहा 1516 में के बीच में। थ्रॉन्ग द मार्केट ऑफ हम्पी, हम्पी के मार्केट को पूरा जमघट, पूरा भीड़ लगा दिए थे। मुस्लिम लोग हैं, पोर्टुगीज लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, चेटीज व्यापारी हैं, ये सारे पूरे भीड़ लगा चुका है ये हम्पी के मार्केट को। टेम्पल वेयर हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी विथ देवा दासीज परफॉर्म बिफोर द डेटी रॉयल्टी एंड द मासेस इन द मैनी पिलर हॉल इन द विरूपाक्ष टेम्पल। जो मंदिर है भैया वो गतिविधियों का केंद्र होता ही था। यहां पे कह रहा है कि देवा दासियां विरूपाक्ष, क्या रखिएगा, ये जो देवादासी है ना, जो टेम्पल में नृत्य करती है ना, आप देखते होंगे साउथ इंडियन बहुत सारे मूवी में टेम्पल में आपको हमेशा नृत्य करते महिलाएं दिखती हैं, तो बोला गया उनको देवदासियां। ये भगवान की देवदासियां हैं, ये भगवान के दासी हैं और ये नृत्य करके भगवान को खुश करती हैं। तो वो मंदिरों के बड़े बड़े जो कक्ष हैं उनमें, जिनमें देव की प्रतिमा है, ठीक है, और राजा और वहां पे प्रजा है, उनके सामने वो नृत्य कर रही हैं। ओके, किस दिन कर रही हैं तो देखिए, ध्यान रखिएगा। और वो मूर्तियां किनके हैं? विरूपाक्षा का, एक शिव भगवान का एक रूप है विरूपक्ष, ध्यान रखिएगा। महानवमी का फेस्टिवल है जिसको नवरात्रि बोलते हैं, जो साउथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, जो कि हम्पी में मनाया जाता था, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। Archaeologists have found the Mahanomi platform where the king received gifts and accepted tribute from the subordinate chief. अभी हाल में ही बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे पुरातत्वविद हैं, उन्होंने महानवमी मंच निकाला। क्या खोजा? महानवमी मंच। महानवमी के दिन उस स्टेज पे लोग रहते थे, राजा वहां पे अपने अतिथियों का स्वागत सरकार करते थे, और जो भी सबऑर्डिनेट चीफ थे, जो भी राजा के अंदर में काम करने वाला अधीनस्थ मुख्य सामंत थे, वो राजा को ट्रिब्यूट प्रदान करते थे, राजा को उपहार देते थे। फ्रॉम हेयर ऑल्सो वॉच, अब उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेज पे बैठ के लोग डांस और म्यूजिक का परफॉर्म लेते थे, साथ ही रेसलिंग बॉट्स, मल्ल युद्ध जिसको बोलते हैं, मल्ल युद्ध साउथ में फेमस है, उस चीज को देखा जाता था। हम्पी फेल इनटू ruins following the defeat of विजयनगरा इन द 1565। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, उसमें हम्पी पूरी तरह से बर्बाद। हम्पी का एक विघटन का कारण, हम्पी के इस अवस्था का कारण वो तालीकोटा का युद्ध है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दक्कन के सुल्तान थे, गोलकुंडा के राजा, बीजापुर के राजा, अहमदनगर के राजा, बिरार के राजा और बिदार के राजा, इन सबों ने विजयनगर को तहस नहस कर दिया। 1587 में, ध्यान रखिए, 1687 में देखते हैं ना, 1687 में फिर उसको औरंगजेब जीतता, मैंने बताया था कल। 1685 में गोलकुंडा और 1687 में बीजापुर, लगभग 100 सालों बाद मतलब इसको फिर मुगल जीतता है इस एरिया को। समझ रहे बात को? चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कह रहा कि ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगरा रूलर्स टू कीन इंटरेस्ट इन द बिल्डिंग। कह रहा है कि विजयनगर के जो जितने भी राजा रहे उन्होंने टैंक्स और कैनाल्स का निर्माण कराया। अनंत सागर टैंक जो एक किलोमीटर का था, 1.37 किलोमीटर का था, और एकदम लॉन्ग अर्थेन डैम था जो मालदेवी रिवर के ऊपर है, कृष्णदेवराय ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारी चीजें हैं जो आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। जो साइड में दिया रहा था एनसीईआरटी में, वही वाला चीज मैंने यहाँ बढ़ाला। और अब मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये जो मैं इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी अच्छा लग रहा, सही लग रहा है या नहीं। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं एनसीईआरटी को बताने का, आप बोलिएगा तो मैं विदाउट इन सारे एनसीईआरटी के बस टॉपिक को लिख के मैं चीज़ों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। वीडियो छोटा भी होगा और मज़ा भी आएगा, लेकिन पूरे एनसीईआरटी के हर एक लाइन को नहीं पढ़ पाइएगा फिर। और एनसीईआरटी का हर एक लाइन महत्वपूर्ण है,
इसलिए मैं भी देखिए अभी फर्स्ट रीडिंग डालिए एनसीईआरटी का, फिर सेकंड रीडिंग खुद से डालिएगा। फर्स्ट रीडिंग हम करवा रहे हैं, सेकंड रीडिंग खुद से करना है, थर्ड रीडिंग में हम लोग नोट्स बनाना सीखेंगे एनसीईआरटी के, उससे कैसे हम नोट्स करेंगे। पूरे हिस्ट्री का पूरा यहाँ पे आपका समझिए कि महापैक है आपके पास हिस्ट्री का। मैं हर एक चीज करवाऊंगा, कैसे हिस्ट्री को हम आंसर राइटिंग करते हैं। मैंने आंसर राइटिंग का वीडियो भी डाला, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस वीडियो को देखिए। आप आंसर राइटिंग करने में आपके पास एक कैपेसिटी आ जाएगा, आंसर राइटिंग कर पाइएगा। थोड़ा खराब होगा आंसर राइटिंग शुरू, लेकिन फिर धीमा धीमा अच्छा आंसर राइटिंग कर पाइएगा। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा आपके पास फैक्ट होगा, चीजों को रिलेट करना सीखिएगा, आर्थिक पक्ष, फिर सोशल पक्ष हो गया, रिलीजियस चीजों को देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को देखिएगा, सब जोड़ना सीख जाएगा ना, तब फिर राइटिंग आंसर राइटिंग बहुत जबरदस्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए गेटवे टू द वेस्ट, सूरत इन गुजरात वाज एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलोंग विद द कंभात एंड द संभाट लेटर अहमदाबाद। सूरत के बारे में कह रहा ओके कि सूरत है वो पश्चिम का द्वार था। सूरत जो गुजरात में है वो कहीं ना कहीं एकदम पश्चिमी व्यापार का एक केंद्र बन गया था, जो खंभात की खाड़ी में स्थित है। आज खंभात की खाड़ी में देख सकते हैं कि अहमदाबाद है। कह रहा कि सूरत वाज द गेटवे फॉर द ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाई द गल्फ ऑफ होर्मुज। मैंने बताया कि होर्मुज जो जल संधि है उससे लोग आते थे, और सूरत एक तरह से आप समझ सकते हैं सूरत समुद्र के किनारे है, तो एक तरह से गेटवे था वेस्ट एशिया, पश्चिमी भारत में घुसने का। जो भी व्यापारी आ रहे हैं होर्मुज की खाड़ी से। साथ ही साथ सूरत को मक्का का द्वार भी बोला जाता था, क्योंकि जितने भी इंडिया से मक्का जा रहे हैं वो सूरत से ही जाते थे। द सिटी वॉज कॉस्मोपोलिटन, पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स एंड द क्रीड्स लिव देयर। यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते थे, सर्वदेशीय नगर था, सब जाति धर्म के लोग रह रहे हैं सूरत में। अभी सूरत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 17वीं सेंचुरी में 1600 से लेकर 1700 के बीच में पोर्टुगीज यहाँ पे अपना स्टैब्लिश करते हैं, डच हैं, इंग्लिश है, सब लोगों ने अपनी कोठियां स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित किया और वेयर हाउसेज भी स्थापित किया, माल गोदाम सूरत में। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओबिंगटन एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ओबिंगटन, उन्होंने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए क्या बोला है सुनिएगा। ऑन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट कंट्री। एक दिन में भैया 100 जहाज यहाँ पे आ रहे हैं इस बंदरगाह पे। आप देखिएगा तो 100 जहाज आपको दिखाई पड़ेगा उसमें, तो वो उस समय की बात कर रहा, बता रहा। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। फेमस गुजरात है आपके किस कॉटन के लिए। अरे कि बहुत सारे बड़े छोटे दुकान आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सूती कपड़ा का थोक और फुटकर विक्रेता है, सामान को बेच रहे हैं। कह रहा कि सूरत के जो वस्त्र है वो फेमस है देयर गोल्ड लेस बॉर्डर के लिए, जारी जिसको बोलते हैं, सुनहरे गोटा किनारी। जो वस्त्र है उसके किनारे पे बहुत अच्छे से सुनहरे रूप से बहुत ही अच्छा से डिजाइनिंग किया है, उसको बोलते हैं जरी। देखिए सवाल एग्जाम में आ जाएगा आपका, बीपीएससी प्री हो, जारी क्या था भैया बताइए। जैसे मैंने बताया प्यूटरा ड्रिका आया था बीपीएससी 67 में, 66 में, लोग समझ ही नहीं पाए कि सवाल है कहाँ से। वो सवाल था चैप्टर नंबर 5 से। मुगलों ने जो गढ़ गढ़ के पत्थरों को बनाता था डिजाइन, वो था जो शाहजहां ने अपने सिंहासन के पीछे वाले दीवार पे बनाया था प्यूटरा ड्रिका। ठीक है, तो इन सारे हर एक वर्ड को ध्यान में रखना भैया। ये जारी क्या है, गोल्ड लेस बॉर्डर। जो लेस होता है ना, अब देखिए अभी साड़ी आप देख लीजिए ना, साड़ी किनारे पे कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो उससे से जो कपड़े होते थे उनके किनारे पे बहुत अच्छा डिजाइनिंग किया जाता है, उसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, जारी। बहुत ही वेस्ट एशिया में इसका मार्केट था जारी का, बहुत ही प्रसिद्ध थी वेस्ट एशिया में। The state built numerous rest homes to take care the need of people from all over the world who came to the city। घर के अंदर मतलब इस सूरत के अंदर बहुत सारे रेस्ट हाउस बने थे, जिसको बोलते हैं विश्राम गृह। There were magnificent buildings and the innumerable pleasure park। बहुत सारे पार्क बने हैं, बहुत सारे मनोरंजक के स्थल बने हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बने हैं। कर भैया कि सूरत के जो काठियावाड़ क्षेत्र हैं,
द काठियावाड़, सेठ और महाजन हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। सूरत में जो काठियावाड़ के रहने वाले जो सेठ है, महाजन है, उसके बड़े बड़े कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां भैया? तो ह्यूज बैंकिंग कंपनी। देखिए अभी हम तो मिडावल को हम लास्ट कर रहे हैं, हम एक तरह से मॉडर्न की ओर एंट्री कर रहे हैं, इसलिए बैंक बैंक का नाम आपको दिखाई पड़ रहा तो कंफ्यूज नहीं मत होइएगा। अब 200-300 साल पीछे के हम लोग चल रहे हैं। तो ये 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है कि उस समय देखा जा रहा है बहुत सारे कंपनियां हैं, बैंकर्स हैं। इट इज नोट वर्दी दैट सूरत हुंडीज वर ऑनर इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड अंडरवॉफ इन द बेल्जियम। सूरत से जारी किया गया हुंडिया। अच्छा, हुंडी क्या होता है बताइए? तो हुंडी एक तरह का डॉक्यूमेंट था, जैसे कि अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको हुंडी मिलता है, ठीक है, और वो हुंडी को कहीं भी आप दिखा दीजिए आपको पैसा मिल जाएगा। वो था हुंडी, एक तरह का डॉक्यूमेंट था जो कि कोई व्यक्ति अपना द्वारा अगर पैसा जमा किया है कहीं पे तो उसको हुंडी मिल रहा था, और उस हुंडी को कहीं भी दिखाइए तो आपको पैसा मिल रहा था। और ये जो सूरत के हुंडी थे उसका बहुत ही इज्जत था, बहुत ही कहने का मान्यता था। वो कायरो आप मार्केट में चल रही, मिस्र के मार्केट में चल रही है, इराक में चल रही है, बेल्जियम में चल रही है, वहां पर आपको मान्यता मिल रहा है। आपने इंडिया में पैसा जमा किया, वहां पैसा निकल जा रहा है भैया, ये कंडीशन है। इम्पोरियम क्या होता है? ए प्लेस वर गुड फ्रॉम द डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर एंड द ब्रॉट एंड सोल्ड। ऐसा जगह जहाँ पर अलग अलग जगहों से सामान माल आता है और वहां से फिर अलग अलग जगह बेचा जाता है, खरीदा जाता है। प्रोडक्शन सेंटर से जो सामान आता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्पोरियम। क्या बोलते हैं? एम्पोरियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए विट्ठल टेम्पल मंदिर है, विट्ठल टेम्पल मंदिर है, ये हम्पी का है। देखते रथ से ऐसा बना हुआ आकार है, बहुत ही एक आर्किटेक्चर का नमूना है। मैं हर एक चीज को मैं बता रहा हूँ, हर एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण। तो हम पूरे चीज को समझ लीजिए ध्यान से, अपने आप को इतिहास के पीछे ले थिंक करिए। इतिहास फील किया जाता है। इतिहास केवल बस याद करना फैक्ट नहीं होता, रट लिए इतिहास मेरे पास बहुत, लिखिए है कैसे आप उस समय सोसाइटी को देख रहे हैं। अभी देखो उस समय की इकोनॉमी को देख लीजिए ना, कि यहाँ के हुंडीज को कितना मान्यता दिया जा रहा है, यहाँ से व्यापार हो रहा है हॉर्मुज की जल संधि, हॉर्मुज के द्वारा। यहाँ के जारी फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल में कितना फेमस है, यहाँ काठियावाड़, हर एक चीज को समझिए तब तो लिख पाइएगा। आगे चलते हैं। देखिए हुंडी के बारे में मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मैंने क्या डाल दिया तो मैंने एनसीईआरटी से बस कॉपी करके लगाया, ठीक है। However, सूरत began to decline toward the end of 17th century। 17वीं शताब्दी के बाद सूरत का विघटन होना स्टार्ट हो गया। ओके, ध्यान रखिएगा, दिस वॉज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर। इसके कारण बहुत है डिक्लाइन होने के कारण। लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ। देखिए मुगल एम्पायर भी तो 1707 औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर भी तो खत्म हो जाएगा ना। मुगल एम्पायर का भी तो विघटन होता है, उसके बाद सब अपने आप में लड़ते हैं उसके उत्तराधिकारी औरंगजेब के। तो जब वो उस साम्राज्य खत्म हो गया और ये सूरत उसके अंदर में आ रहा, तो सूरत भी खत्म हो रहा, सूरत का व्यापार खत्म हो गया, सूरत का मार्केट खत्म हो गया। और पोर्टुगीज एंट्री कर चुके हैं, पोर्टुगीज कंपटीशन जबरदस्त रूप से बॉम्बे से। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी गर्दा उड़ा दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बॉम्बे से सूरत अपना हेडक्वार्टर सेट कर दिया 1668 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी यूरोपियन कंपनियां आ चुकी हैं, ओके। और ये सारी जो कंपनियां आ गई है, ये सारे इंडियन मार्केट को पूरा चौपट करके रख दे रही है। अब वहां के जो इंग्लैंड के जो मिल में जो सामान बन रहा है, इंग्लैंड के जो मिल में सूती कपड़े तैयार हो रहे हैं, वो सस्ता है, इंडियन मार्केट तो खत्म होगा ना। तो इस तरह से सूरत जो एक तरह से कपड़ा उद्योग के लिए फेमस था, वो पूरे एक तरह से खत्म हो चुका। बट आज भी सूरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है वाणिज्य के बाप। जो आपको पता है कि सूरत में कपड़ा बहुत ज्यादा होता है और कपड़ा के लिए बहुत फेमस भी है, ठीक है। आज फिशिंग इन ट्रबल वाटर, ये क्या भैया? जोखिम भरा दौड़, मतलब ये क्या होता है? मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ना में हमने बोला था ना कि सूरत पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे और मसूलीपट्टनम पढ़ेंगे। मसूलीपट्टनम टाउन है एक, आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। मसूलीपट्टनम के बारे में मछलीपट्टनम ही बोलते हैं इसको, फिश पोर्ट टाउन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे
मछली का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था इसके पोर्ट से, इसके बंदरगाह से। कृष्णा नदी के डेल्टा पे स्थित था। 17वीं सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा ये इस पे बहुत ज़्यादा इसके यहाँ पे इसके एक केंद्र रहा, गतिविधियों का केंद्र रहा, और बहुत ज़्यादा ये फेमस पोर्ट भी बन चुका था। किसके लिए? तो और डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हासिल करने के लिए, मछलीपट्टनम हासिल करने के लिए बहुत ही आप एक दूसरे से भिड़े भी हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि द फोर्ट ऑफ मछलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय द डच। देखिए डच जो हॉलैंड का व्यापारी थे डच, हालांकि डच ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं, तो मछलीपट्टनम में एक किला बनाया था, ध्यान रखिएगा। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब पुअर फिशर टाउन, मछलीपट्टनम के बारे में किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ध्यान रखिएगा कि विलियम मेथवर्ल्ड थे, ध्यान रखिएगा विलियम मेथवर्ल्ड, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया है। क्या, जब सुनिएगा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, क्या दिया है, किसी द्वारा है, विलियम मेथवर्ल्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, और उन्होंने बताया है सूरत के बारे में, सॉरी मछलीपट्टनम के बारे में 1620 में। बोला दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ द गोलकुंडा, गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह है जहां पे राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। क्या करा भैया, जहां पे परम पूज ईस्ट इंडिया कंपनी, भैया देखो ये है अंग्रेज, और ये अंग्रेज है तो अंग्रेज अपने कंपनी को, अपने लोगों को तो एक परम पूज्य ही बोलेगा ना। बोला कि जो राइट वर्शिपफुल, एकदम जो परम पूज ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ अपने गोलकुंडा पर, यहाँ मछलीपट्टनम पर एक अपना एजेंट रखी हुई है। ये बहुत ही छोटा टाउन है लेकिन बहुत घना है, अनवॉल्ड है, मतलब चारों तरफ से चार दीवारी, मतलब अपने का फोर्टिफाइड नहीं है, इल बिल्ड सही तरीके से बनाया नहीं गया, एंड वॉर सिचुएटेड, और बहुत ही अच्छी जगह पर स्थित नहीं है। विद इन ऑल स्प्रिंग एंड द ब्रैकेस, क्या कर भैया, जितने भी यहाँ पर पानी है, स्प्रिंग्स मतलब जल स्रोत होते हैं, यहाँ से पानी निकलता है, मतलब खारे पानी है। इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन, बहुत ही ज्यादा मछुआरों का एक बहुत ही गरीब शहर है। आफ्टरवर्ड द कन्वीनियंस ऑफ द रोड मेड इट डिस्टेंस फॉर द मर्चेंट एंड सो कंटिन्यूअस सिंस आवर एंड डच नेशन फ्रिक्वेंटेड दिस कोस्ट। कह रहा है कि आगे चलकर यहाँ पर जहाजों के लिए एक तरह से जहाज जहाँ पे लंगर लगाते हैं उसके लिए सही जगह हो गया, और यहाँ पे जो व्यापारी रहने लगे वो हमेशा यहाँ से हमेशा इस कोस्ट पे आते जाते रहते थे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से व्यवस्था हो गया था रहने के लिए। तो इसने इस तरह से डिस्क्राइब किया मछलीपट्टनम के बारे में, मछलीपट्टनम शहर के बारे में बताया, आप चीजों को समझ सकते हैं। ओके, फैक्टर ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ यूरोप ट्रेडिंग कंपनी। देखिए फैक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे है ना फैक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फैक्टर का हिंदी बोलते हैं गुमास्ते, गुमास्ते। गुमास्ते किसको बोलते हैं? गुमास्ते उस लोग, उस अधिकारी को बोलते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर व्यापारिक गतिविधियों का काम करता था, मतलब कहने का तो व्यापार चीज को देखता था, वो ऑफिसर्स को बोलते थे गुमास्ते, फैक्टर बोलते थे, फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोली ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल। देखिए कुतुब शाही वंश भी है गोलकुंडा का मछलीपट्टनम में, उसने वहाँ के कपड़ों पर, वहाँ के मसालों के व्यापार पे उसने एकाधिकार शामिल कर, एकाधिकार लागू कर दिया था। शाही एकाधिकार, केवल राजा का ही हक है कि उस चीज को बेचेगा, मतलब इस व्यापार करेगा। ओके, एंड अदर आइटम टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसलिए ये शाही एकाधिकार को लागू किया था भैया कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक जगह को लूटा है, हर एक जगह को अपने हाथ में ले लिया है, और मोनोपोली को सोचा कि चलो हम यहाँ के तो भाई नहीं देने वाले, नहीं तो अगर दे दिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमें को ले डूबेगी। फियर्स कंपटीशन एमंग वेरियस ट्रेडिंग कंपनी, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरह से समझिए कि देखिए ध्यान रखिए, गोलकुंडा के जो नोबल्स हैं, अभिजात वर्ग हैं, पर्शियन व्यापारी हैं, तेलुगु कोमाटी व्यापारी हैं, चिट्टी व्यापारी हैं, और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, व्यापारी के बीच में बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इन सारे व्यापारियों ने और इन सारे इनका जो कंपटीशन के बीच के कारण ये जो शहर था बहुत ज्यादा पॉपुलस भी बन गया, बहुत ज्यादा घना भी बन गया, और ये शहर बहुत ज्यादा समृद्ध भी बने, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा व्यापारिक चीजें हो रही है, ठीक है। अब
इतने सारे लोग व्यापारी समूह जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में कंपटीशन मतलब लड़ना नहीं होता, मतलब अपने सामान को बेच रहा है सस्ता में, कोई महंगा में, इस तरह से कंपटीशन उसी को बोलते हैं। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative of the governor Mir Jumla, एक व्यापारी था, उसने began to play off the Dutch and English against each other। देखिए, मैंने क्या बोला, मुगल गोलकुंडा पहुंचेगा। औरंगजेब 1685 में गोलकुंडा को हराता है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका शासन हो चुका है? मुगलों का। अब मुगल का एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बोलिए, सूबेदार था मीर जुमला, जो खुद एक व्यापारी था। वो कहा भैया डच और इंग्लिश को लड़ाते हैं, यहाँ से मजा आ जाएगा। और डच इंग्लिश को बहुत लड़ाता है। हम इस चीज को पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, जब पढ़ेंगे हम हिस्ट्री को डिटेल में, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये देख सेम चीज लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीता, जो मैंने पिछले वीडियो में किया था। देखिए इंटर रिलेटेड है सारे चैप्टर, इसलिए मैं बोलता हूँ पिछले चैप्टर को देखिए और मेरे साथ बने रहिए। आपका एनसीईआरटी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब हो जाएगा, समय देना पड़ेगा। दिस कॉज यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। अब देखिए लड़ने लगे, अपने आपस में जब लड़ाई करवाने लगा तो व्यापारी जो यूरोपियन कंपनी था उन्होंने सोचा कि चलो अब नया विकल्प ढूंढते, अल्टरनेटिव ढूंढते भैया। और इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैज कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द इंटरलैंड। मतलब क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि भाई कोई नया पॉलिसी बनाते हैं और इस तरह का पॉलिसी बनाए कि जो पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह हैं, उनका रिलेशन रहे, जहां पर वस्तु उत्पादन हो रहा है और एक बंदरगाह के बीच में अगर रिलेशन रहेगा, इस तरह का पॉलिसी बना दी, तभी चीजें सही चल पाए। ओके, द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कमर्शियल। और ये भी सोचा कि जो भी हम नया नया व्यापार केंद्र बनाएंगे, वो ऐसा हो सके नया जो व्यापार केंद्र बनाते हैं उस पर हम पॉलिटिकल पावर भी दें, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीजों को देखे भी, वो वाणिज्यिक चीजों को भी देखे। मतलब एक तरह से शासक वाला यहाँ पे हथकंडा अपना रहा है। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के बाद, 1707 के बाद एक्चुअली 1707 से लेकर 1757 तक 50 साल तक जो अंग्रेज होते हैं ये शासन बनने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? शासन बनने का प्रयास करते हैं। और 1757 से लेके 1857 तक क्या करते हैं? 1757 से लेके 1857 तक क्या करते हैं? एक तरह से कहीं ना कहीं शासक बन जाते हैं। और उसके बाद एटलीस्ट 1947 तक इंडिया को बहुत ही जबरदस्त रूप से लूटते हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1757 से लेकर 1857 तक के एक तरह से एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम किया। तो वही सब मुझे बता रहा है। एज ए कंपनी ट्रेडर मूव टू बम्बे, जैसे कि बम्बे पहुंच, जो भी व्यापारी, जो भी कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो बम्बे गए, कलकत्ता गए और मद्रास गए। मसूलीपट्टनम को इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया। और मसूलीपट्टनम से जब इन लोग चले गए तो मसूलीपट्टनम में जो समृद्धि था वो भी मसूलीपट्टनम का समृद्धि खत्म हो गया और मसूलीपट्टनम एक तरह से पूरा पतन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आज भी देखिए ना कि एक तरह से मसूलीपट्टनम का नाम सुनते हैं, कितना सुनते, नहीं सुनते होंगे। तो आज मसूलीपट्टनम उतना ज्यादा एक तरह से डायलिपिटेड टाउन रह गया। एक तरह से कहने का मतलब कि बहुत ही छोटा मोटा शहर रह गया। न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स, नए शहर और व्यापारी। कह रहा 16 और 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोपियन कंपनी आते हैं मसाला की खोज में। ठीक है, जो कहीं ना कहीं यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस था और वेस्ट एशिया में मसाला का व्यापार बहुत फेमस था। इंग्लिश आते हैं, डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स भारत के थे, जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ्फार थे, बिरजी बोरा थे। उसने बहुत सारे इनके पास जहाज था, ध्यान रखिएगा। और इन जहाजों से कहीं ना कहीं उनसे कम्पीट किया, उन व्यापारी का जितने भी, मतलब कहने का मतलब कि जो कंपनियां था उनका मुकाबला किया। ध्यान रखिए, ठीक है। कह रहा कि यूरोपियन कंपनी थे, उन्होंने ध्यान रखिएगा यूज देयर नवल पावर, उन्हें अपने नौसैनिक शक्ति का बहुत उपयोग किया। और जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रांसिस डे अल्मीडा का कहना था भैया कि हमारा अगर नेवी मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी। यूरोपियन कंपनी ने अपने नेवल पावर को मजबूत किया, अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया, एक से एक जहाज बनाया,
एक से एक ऐसा जहाज बनाया कि जो हल्का हो या ज़्यादा स्पीड चले। इन्होंने अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाया, ठीक है, और इसने पूरे सी ट्रेड पे कब्जा किया, और जितने भी इंडियन ट्रेडर्स थे उसको बोला भैया तुम भागो, और नहीं तो तुम मेरे एजेंट की तरह से काम करो, तुम व्यापारी की तरह काम नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली इंग्लिश इस तरह से पावरफुल बनती है और कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर पूरे इंडिया के इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ये अपना जमाती है। वाणिज्यिक शक्ति तो अपना ही रही थी, इसने राजनीतिक शक्ति को भी पूरा उभर कर स्थापित किया गया। स्पूट इन द डिमांड फॉर गुड लाइक टेक्सटाइल लीड टू ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग। अब देखिए बहुत ज्यादा डिमांड भी था भैया कपड़ा का, और जब यूरोप में इतना ज्यादा कपड़ा का डिमांड था, साथ में इंडिया में भी कपड़ा का डिमांड था, तो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा लोग थे जो स्पाइनिंग में, विविंग में, ब्लीचिंग में, सारे में काम थे, उनको भी कहीं ना कहीं काम मिलता गया, और इस तरह से क्राफ्ट था, जो शिल्प था, वो बहुत जबरदस्त रूप से विस्तार हुआ। ओके, शिल्प के बारे में पढ़ना था ना, क्राफ्ट पर्सन, चैप्टर का नाम ही क्राफ्ट पर्सन। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकम इनक्रीजली रिफाइन। और भारत के जो भाई जो डिजाइन थे वो बहुत ही जबरदस्त रूप से, बहुत ही कहने का मतलब कि रिफाइन थे, मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया था। ध्यान रखिएगा, मतलब इतना जबरदस्त रूप से भारत के जो कपड़ा वाला जो डिजाइन था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दिस पीरियड आल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ टाट। लेकिन इस पीरियड में देखते हैं 16 से लेके 17वीं शताब्दी के टाइम पीरियड को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय जो हमारे क्राफ्ट पर्सन थे, जो हमारे शिल्पकार थे, उनका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ। क्यों हुआ भैया? क्योंकि जो एडवांस सिस्टम हो गया था, कहने का मतलब जो वीविंग, जो क्लॉथ को बुनना, मतलब एक कपड़ा को जो बुनने की जो कला थी, जो बुनने, जो हाथ से बुनते थे, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन एजेंट ने इस चीज को, उसका जगह ले लिया। यूरोपियन एजेंट ने जो कपड़ा बुनाई करने का काम था, इन्होंने ले लिया, और इन्होंने कहीं ना कहीं मशीन के द्वारा करते थे, तो वो कहीं बहुत ज्यादा फाइन होता था और बहुत जल्दी बनता था, सस्ता होता था। वीवर नो लॉन्गर हैड लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओवन क्लॉथ फॉर वीविंग देयर ओवन पैटर्न। यहाँ तक ये भी हो गया था कि इन लोगों के पास इतना इतना आजादी नहीं था कि अपना ये कपड़ा खुद सी पाए, और ध्यान रखिएगा कि और ना ही अपना डिजाइन तैयार कर सकते। ओके, और जो डिजाइन उनको सप्लाई किया गया कंपनी के एजेंटों के द्वारा, वही डिजाइन इनको तैयार करना पड़ता था। 80वीं सेंचुरी में देखते हैं कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास एक बहुत ही नोडल सिटी बन गया। आज भी देख सकते हैं नोडल सिटी है। इन सारे शहरों का बहुत ही एक तरह से महानगर थे ये। इन 18वीं शताब्दी में इनका बहुत ज्यादा उद्भव हुआ। क्राफ्ट एंड कॉमर्स underwent major change as the merchant and the artisans were moved into the black town established by the European company within this new city। क्या कह रहा भैया? कह रहा कि जो ये जो शिल्प और वाणिज्य में परिवर्तन तो आया है, जो भी जब बुनकर जैसे कि कारीगर हैं, सौदागर हैं, यूरोपीय कंपनी के द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन में स्थापित हो गए। ब्लैक टाउन मतलब कि देखिए, ब्लैक टाउन में स्थापित होने का मतलब क्या हुआ? The black or native trader or craftsperson were confined here, while the white would occupy superior residence of the Fort St. George in the Madras and the St. William in the Calcutta। अच्छा, ब्लैक टाउन मतलब किसको बोल दिए? ब्लैक इंडियन को बोला गया, देसी व्यापारी को बोला गया। उनको बोला भैया तुम इतना तक ही लिमिट रहो, तुम इन शहरों में लिमिट रहो, तुम यहां तक ही जो भी करना तुम करो। और जो भी गोरे थे वो देख सकते हैं कि सेंट जॉर्ज मद्रास का किला है, वहां रहे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में नया नया कोठी बनाया, वहां पे रहे। ओके, अब हम इन सारे चीजों को, क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। मतलब कहने का मतलब कि क्लास 9 में पढ़ेंगे, सॉरी क्लास 8 में पढ़ेंगे क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स को। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान रखिएगा। कहाँ चला गया भाई? हम कहाँ चला गया यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, हम देखिए इग्नू जो नोट्स है ना, इग्नू का जो बीए हिस्ट्री का जो नोट्स है, इसको भी हम करवाएंगे एनसीईआरटी करने के बाद, ठीक है, इसको भी करवाएंगे। बट एनसीईआरटी पहले हम हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस इग्नू नोट्स को भी बीए का करवाएंगे। इससे आपका सोसाइटी जो है ना, हिस्ट्री के टाइम में जब सोसाइटी पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, इस चीज पे, इन पहलुओं पर आपका बहुत ज्यादा पकड़ होगा। आप चीजों को समझ पाए, कैसा समाज था,
किस तरह का इकॉनमी था, सब कुछ समझिएगा। तो ये भी हम करवाएंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब लास्ट में जो हमारा ये वास्को डी गामा के बारे में है, वास्को डी गामा के बारे में तो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा पता होगा। वास्को डी गामा 1498 में आता है, ये सारी चीज़ें हैं। एक पोर्टुगीज सेलर था, अफ्रीका कोस्ट से आता है, केप ऑफ गुड होप से केप ऑफ गुड होप से होते हुए आता है इंडियन ओशन में। और पहला जर्नी स्टार्ट करता है 1498 में, कालीकट में आता है, कालीकट से फिर लिस्बन लौट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1502 में आता है। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि वो अपनी जर्नी में 4 जहाज में 2 जहाज खो देता है, साथ 170 लोग आते हैं, जिसमें 54 लोग ही बचते हैं, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। और ये जब ये सामान यहाँ से, ऐसा माना जाता है जब ये सामान लेके यहाँ से जाता है, इंडिया से जो मसाला लेके जाता है यूरोप में बेचता है, तो आने जाने में जितना खर्चा वो उसको निकाल के भी 60 गुना फायदा होता है। कहीं वही तो कहीं ना कहीं एक तरह से पुर्तगालियों को अट्रैक्ट करने का कारण रहा ना व्यापार में। ये देखिए एक टाउन है, बॉम्बे स्ट्रीट है, 19th सेंचुरी 1800 से लेके 1900 के टाइम में पीरियड में बीच में ये फिगर बनाया गया। बॉम्बे का एक बाजार है, उस आप देख सकते हैं कितना अच्छा शहर है बॉम्बे, उसमें भी आपका देख सकते हैं बहुत अच्छा डिजाइन से बनाया गया, ठीक है। तो ये कहानी था, इस चीज़ को मैंने नहीं सही से बताया, लेकिन किसी को देख लिया, वीडियो बहुत ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, ओके, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।